So if you want to, I'll make you host, Shika ma'am, and Yeah. if you want to share, you can share your screen also. Yes. Thank you, sir. Thank you very much. I'll just share my screen, okay? Are you able to see my screen, sir? Yes, Can I everybody think, can see? yeah, we are. I guess everybody can see. Yeah. So, hello everyone, and good afternoon, good morning, and hope everyone is doing great after this COVID and all. So अभी COVID में हम लोगों ने बहुत सुना है, right? Immunity, gut health, ऐसे बहुत सारे शब्द, नए शब्द बहुत सुने होंगे आप लोगों ने. So आपको पता है what is gut? Can anybody say कि what is gut? If you know what is gut? Gut कोई ऐसे अलग सा organ नहीं है हमारे body में, लेकिन gut is what? पहले हमको वो जानना बहुत जरूरी है कि गट 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 बहुत लोग बात करते हैं, गट हेल्थ एंड माइक्रोबायोम. ये आजकल है ना, जो नॉन न्यूट्रिशन लोग हैं, जनरल पब्लिक में भी ये बहुत वर्ड आता है. तो गट इज नथिंग बट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. अब ये कहाँ से कहाँ तक है ना. हमको जैसे पता है ये लीवर है, ये है. तो ये से हमारा जो गट है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है. इट स्टार्ट फ्रॉम आवर माउथ एंड एंड एट आवर एनस. तो ये जो पूरा पार्ट है ना 9 मीटर का, दैट इज कॉल्ड गट. ओके, तो गट यही है. ये पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा माउथ से शुरू होता है और एनस तक खत्म होता है. इट्स टोटल इज अ गट. तो गट एक कोई अलग सा ऑर्गन नहीं है. तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस गट हेल्थ. तो आज हम ये पूरे गट के बारे में बात करेंगे. ये सबको लगेगा ये तो डाइजेशन है, लेकिन नहीं, ये डाइजेशन ही हमारे पूरे लाइफ का. वी जनरली से राइट, वी आर व्हाट वी ईट, है ना. हम बोलते हैं ना वी आर व्हाट वी ईट, लेकिन आई वुड से वी आर व्हाट वी डाइजेस्ट. हम लोग क्या खाते हैं हम वो नहीं है, हम लोग जो पचाते हैं ना वो वैसा हमारा बॉडी बनता है. सो टू स्टार्ट विद द सेशन आई वांट टू शो यू अ स्मॉल वीडियो. ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गट हेल्थ, व्हाट इज डाइजेशन. क्योंकि जब तक आपको डाइजेशन नहीं समझेगा तब तक आपको गट हेल्थ समझना डिफिकल्ट हो जाएगा कि हाउ टू टेक केयर ऑफ योर गट. पहले कोई भी मशीन है, मशीन के ऊपर हम लोग काम करेंगे या मशीन को ठीक करना है हमको, तो पहले मशीन काम कैसे करती है वो तो जान ले. Before we repair or before we work on your machine, first you should know the working process of the machine. So before we move on to the gut health, first we'll see how it works, right? So first we'll see the digestive system. Are you able to hear the sound? साउंड नहीं है मैम. Pardon? आवाज नहीं आ रहा है ऐसा? नहीं, आवाज तो नहीं आ रही है. Okay, I'll explain because I think Zoom में ऐसा है कुछ problem. No problem. I'll at I least think you can. muted है. You can try and unmute the video. I think video में microphone speaker is off. शायद see if that changes. नहीं, मैंने unmute किया था. Okay. Okay. Anyways, I think you can just explain what this is all about. Yeah. So now what is, अभी हम लोगों ने सिर्फ इतना देखा कि हम लोग कितना खाना खाते हैं, what we are eating, how much food we are eating, and हम लोगों का जो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये 9 मीटर है. 9 मीटर मीन्स ऑलमोस्ट 2 साड़ीज. 1 साड़ी इज 5 मीटर का. तो ऑलमोस्ट नॉट एग्जैक्टली बट अप्रोक्सीमेटली 2 साड़ी के जितना इतना लेंथ है. और उसके अंदर दीज आर द डिफरेंट ऑर्गन्स, राइट. इसोफेगस से लेके स्टमक से लेके लीवर, पैंक्रियाज, एवरीथिंग इंक्लूडेड इन डाइजेशन. सो सोचिए गट इज अ होलसम ऑफ ऑल दिस ऑर्गन. ये सब ऑर्गन मिलके एक गट हेल्थ, एक गट बनाते हैं. Okay, and these all organ have their special function. Okay, esophagus has its own function, mouth has its own function, intestine has its own function, kidney, liver, everything is having their own function. Okay, so this we are talking about here.
सी ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ये किया जाता है, तो सबसे पहले व्हाट वी आर डूइंग, तो इट इज डिवाइडेड इनटू 4। तो सबसे पहले गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाते से पहले हम लोग माउथ में भी ची एंड देन इट गोज टू द स्टमक। फर्स्ट इट गोज टू द स्टमक थ्रू द इसोफेगस, राइट। सो जैसे ही वो जाएगा वहां तक, ओके, सो व्हाट एवर फूड वी आर ईटिंग, whatever food we are eating getting digested, okay। तो सबसे पहले डाइजेशन होगा से ये इसोफेगस से नीचे फूड जाएगा, और यहाँ पे जो भी हम लोग फूड खाते हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, whatever we are eating, that is first breaking down into the small pieces। so वो हो रहा कहाँ है, तो first important is our chewing, you know, gut health start from chewing। so you observe yourself how much you are chewing and how much importance you are giving to the chewing of the food। so once you chew it, then it goes down from esophagus to the stomach, and then stomach will break down that food, so that we'll see how we do। Now next is, sorry, I think it is, see अभी next जो है, special juices secrete होते हैं। special juices will secrete from pancreas, okay, pancreas, then उसके बाद gall bladder and liver, they secrete special juices, okay, and they will break down the food, and they will help to break it in a smaller pieces। हमारे जो भी food होता है उसको smaller pieces में करता है। उसके बाद next आता है, that is this enzyme hormone blood। so it's a very simple process। so first we are eating, it is going into the stomach, stomach के बाद वहां पे, now you must be saying कि ये तो 6-7 standard का digestion process है, but we have to understand this digestion process before we move on to the gut health, what the gut health is। until and unless you don't understand this digestive process, you won't able to heal your gut, because हम लोगों के दिमाग में यही होता है, ये खा लो ठीक हो जाएगा, वो खा लो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो कैसे डाइजेस्ट होता है, that you have to understand। तो पहले हमारा फूड जाएगा, फर्स्ट इट विल गो इनटू आवर इसोफेगस, वहां से ब्रेक डाउन होगा, स्टमक में जाएगा, स्टमक में एसिड विल सिक्रेटेड, एसिड सिक्रेट होने के बाद प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन होगा, एंड देन इट विल गो इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। वहां पे भी हमारा लीवर क्या काम करता है, हम लोगों का गॉल ब्लैडर क्या काम करता है, हमारा पैंक्रियास क्या काम करता है, दे विल कम ओवर एंड दे स्टार्ट डाइजेस्टिंग इट, ओके। See, yeah, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको लगता है डाइजेशन शुरू होता है जब हम मुंह में फूड डालते हैं, नो। हैव यू ऑब्जर्व एनी टाइम कि आप कोई अच्छा सा खाना देखते हो तो आपके मुंह में पानी छूटना शुरू हो जाता है? ऐसा सबके संग होता है ना, हम लोगों के संग, सबके संग होता है। Please guys, this is an interactive session. You can raise your hand, you can say yes, no, something. So I will understand whether you are getting it or not, okay? At least you raise your hand, okay? At least you respond something, okay? So we know digestion start from our mouth. ऐसा नहीं है, digestion start when we see the food. हम जैसे ही खाना देखते हैं हमारे मुंह में पानी आता है, मतलब डाइजेशन प्रोसेस का जो स्टार्ट हो चुका है, बिकॉज वी सिक्रेट सलाइवा इमीडिएटली। तो सलाइवा सिक्रेट कब होता है? जैसे ही फूड लेते हैं सलाइवा सिक्रेट होता है, वहां पे जैसे सलाइवा सिक्रेट होता है, अदर जो ऑर्गन्स है, अदर ऑर्गन्स आल्सो स्टार्ट सिक्रेटिंग देयर जूसेस, ओके। आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप जैसे ही शुरू करते हो, खाना शुरू करने से पहले हमारा डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। सो दिस स्टार्ट वंस यू सी द फूड। See, these are the glands. We start secreting juices, and we make 1.5 liters of acid per day.
सी, हम लोग हमेशा बोलते हैं 2 से 3 घंटे बाद हम लोगों को खाना खाना चाहिए. व्हाई वी शुड ईट आफ्टर 2 to 3 hours? सी, वीडियो में आपका आवाज नहीं आ रहा है, बट आई विल टेल यू व्हाट इट इज शोइंग. सी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, यू नो. सो once you eat food, it enters into the stomach. एक बार stomach में चले जाता है तो stomach will do the partial digestion of the protein. That is very simple. अब ये जो प्रोसेस होता है, हमारा स्टमक, आपने ऐसे खाना खाया तो आपको ऐसे पेट फूला फूला लगता है. आपने कभी ऑब्जर्व किया? खाना खाने का पेट टाइट लगता है ना हम लोगों को. हम बोलते हैं वाह पेट टाइट हो गया, या बस अब पेट भर गया. बिकॉज हमारा स्टमक जो है ना, उसका ये बहुत है, इलास्टिसिटी बहुत है. जैसे हम खाते रहते हैं ना, तो वो फूलते जाता है बलून जैसे. ओके, जैसे बलून जैसे फूलते जाता है, और उसके बाद फिर वो पूरा प्रोसेस होता है. इसलिए हमको लिमिट में खाना है कि, और ज्यादा फूल जाता है, देन वील गेट द सेंस इन द ब्रेन कि बस इनफ, अभी खाना खत्म. ओके, तो वो जब डाइजेशन होता है, व्हेन इट गेट्स डाइजेस्टेड, पार्शियली डाइजेस्टेड, देन इट, और ये डाइजेशन प्रोसेस कितने देर तक चलता है? 3 hours. दिस डाइजेशन इन द स्टमक, अपने स्टमक में फूड कितनी देर तक होता है? 3 hours तक फूड स्टेज इन आवर स्टमक. स्टमक इज हैविंग एसिड, यू नो. हमको पता है स्टमक में HCl एसिड होता है, जिसका pH होता है 2.3. तो जस्ट इमेजिन हाउ मच एसिडिक इट इज. 2.3 to 2.6 तक उसका एसिडिक pH होता है. सो इट जस्ट डाइजेस्ट इट एंड उसको पूरा फोम में भर देता है. मतलब एसिड कैसा होता है? झाग जैसा बन जाता है ना, फोम बन जाता है पूरा डाइजेशन होके, एंड देन दैट इज कॉल्ड काइम. और फिर वो जब फोम बन जाता है अच्छे से, देन वो इट गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. अब वहां पे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन, इट गो इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब यहाँ पे क्या होता है हम देखेंगे. So I think everyone understood the video. It was very simple. अभी स्टमक के बाद, once it leave the stomach, it enters into the small intestine, and in small intestine जो final जो digestion वाला process होता है, 3 main nutrients होते हैं, carbohydrate, protein, fat. अब यहाँ पे जितने भी digestive juices, enzymes and everything comes together, and they break down this food into the fat into glycerol and fatty acids, then protein into amino acid, and carbohydrate into glucose. They convert everything, and then it went into the bloodstream. Finally फिर वो सब digestion सब microwaves में convert हो जाता है, and then it gets into the bloodstream, and we'll get the food, we'll get the energy and whatever the requirement of our body for repair and wear and tear and energy and whatever their role is. And remaining जो dead cell and fiber and ये सब होता है, that will get fermented into the colon region. Colon region में it will get fermented, and it will create a waste product, and we pass it as a stool, right? So it is very simple. Anybody if have any question, they can ask, they can unmute themselves, and they can ask. Any confusion in this digestive process, because it is very important process. Once you understand this, so it will be very easy to understand how to maintain your gut health.
And if you observe, God has given so beautiful machine to us ना, कितना beautiful machine God ने create किया. हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ मुंह में खाना डालना है. ओके अच्छे से चबा के बस वो कर लो, अंदर सब कुछ अच्छे से हो जाएगा. इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड देयर इज नो पार्शियलिटी. नोबडी इज हैविंग द टू लीवर एंड एक खराब हो गया तो दूसरा आ जाएगा, नहीं. एवरीबडी इज हैविंग द सेम बॉडी स्ट्रक्चर, सेम ऑर्गन, एवरीथिंग. सो इट इज मेंटेन सो ब्यूटीफुली. सो व्हाई नॉट. और यही जो मशीन है इसको बोला जाता है गट. हेलो सो नाउ या कैन आई मेरे को ये बता सकते हैं लीवर का क्या रोल रहता है वो डाइजेशन में? सी लीवर बोलते ना, इट्स अ मदर ऑर्गन. मदर ऑर्गन बोला जाता है. लीवर का ये काम है कि लीवर जितना भी डाइजेशन प्रोसेस वगैरह सब कुछ होता है, एक तो डाइजेस्टिव जूसेस भी वो देगा, और दूसरी बात जो कि डाइजेशन, और जैसे हम लोगों ने बोला ना, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट का मेटाबॉलिज्म होके वो पहले लीवर के पास जाएगा. देन व्हाट लीवर डू यू नो, वो जो जितना भी, अच्छा ये ऑर्गन को इतना प्रोटीन चाहिए, ये ऑर्गन को इतना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ये ऑर्गन को इतना फैट, डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम होता है ना वो लीवर का होता है. जैसे अपने घर में मम्मी होती है, अपनी मदर होती है, वो क्या करती है, खाना बनाती है और उसके बाद सबको डिस्ट्रीब्यूट करती है. लीवर समझ लो इट्स अ मदर ऑर्गन. लीवर फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एसिमिलेशन सभी को देखती है वो. दैट्स वाई लीवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन. तो इसलिए, और लीवर ऐसी एक चीज है ना, जब तक बहुत ज्यादा खराब 80 to 90% जब तक लीवर खराब नहीं होता ना, तब तक किसी को पता नहीं चलता है. ओके लीवर बहुत ज्यादा खराब हो जाता है. सेम मम्मी जो होती है ना, अपने घर में मम्मी, थोड़ा बहुत बुखार आता है या कुछ होता है तो मम्मी बताती भी नहीं है क्या हुआ है. लेकिन हमको मम्मी की अहमियत कब पता चलती है, जब मम्मी बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है. जब मम्मी बिस्तर पकड़ लेती है, सब पूरा घर हिल जाता है, अरे बाप रे मम्मी बीमार है, अब खाना कौन बनाएगा, ये कौन करेगा, है ना. तो सेम विद द लीवर. लीवर इज द मदर ऑर्गन ऑफ ऑल ऑर्गन. वो अगर जब खराब हो गया तो समझ लो सभी खराब हो गया, सभी सिस्टम खराब हो गए. बिकॉज वो सब काम करता है. वो डाइजेस्टिव जूसेस देने का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है, मेटाबॉलिज्म का काम करता है, एसिमिलेशन का काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है. जैसे मम्मी पूरे घर की देखरेख करती है ना, वैसे लीवर है. तो लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. और लीवर जब तक खराब नहीं होता ना 80% 90%, तब तक हमको पता भी नहीं चलता है. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से, इंस्टेड ऑफ whenever you do blood test, always go for, and kidney and liver are functioning in the partnership में काम करते दोनों. ओके अगर एक बार लीवर में प्रॉब्लम आ गई ना, ऑटोमेटिक किडनी भी सड़ना शुरू हो जाता है. बिकॉज लीवर क्या करता है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन में सब जगह काम करता है. एंड किडनीज फंक्शन इज टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट. अगर ये टोनिंग में काम कर रहा है तो ऑटोमेटिक ये वाला ऑर्गन भी टोनिंग में काम करेगा. एक बिगड़ा तो दूसरा बिगड़ा, राइट. सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि ऑलवेज व्हेनेवर यू डू ब्लड टेस्ट ना, तो लीवर फंक्शनिंग टेस्ट हर 6 महीने में करवाओ. लीवर एंड किडनी फंक्शनिंग टेस्ट, पीपल अवॉइड इट. check your SGPT, SGOT and all levels of the liver. Liver functioning test हर 6 महीने में, या एटलीस्ट 6 नहीं तो साल भर में तो एक बार लीवर फंक्शनिंग टेस्ट यू शुड चेक इट आउट. अगर आपका SGPT, SGOT भी जो नॉर्मल भी थोड़ा कम ज्यादा होता है, यू कैन टेक केयर ऑफ योर लिवर एट द सेम टाइम. हम डैमेज से बचा सकते हैं. डोंट वेट कि जब तक कुछ सीवियर प्रॉब्लम नहीं आ जाता है, जब तक कुछ होता नहीं है तब तक हम नहीं देखेंगे. सो लीवर इज द मदर ऑफ ऑल ऑर्गन. रिमेंबर वन थिंग, टेक केयर ऑफ योर लीवर एज मच एज पॉसिबल. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल हियर, many people are going for detoxification. You know, God has given us very beautiful. अभी हमने digestive system क्यों देखा? It is very easy. But why we have to understand? Because हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ ये ऑर्गन की केयर करनी है. Are we taking care of that organ? Okay, God has given already detoxification वाली मशीन दे दी हमको, कि ये मशीन जो है ना डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगी. जैसे लीवर है, किडनी है, लंग्स है, स्किन है, these are all detoxifying organ. डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं हम लोगों का. लेकिन आर वी टेकिंग केयर ऑफ दैट ऑर्गन? नो. सो वी हैव टू टेक केयर. अभी आपने उस ऑर्गन की केयर कर ली, टाइम टू टाइम ब्लड टेस्ट करवा लिया, अगर आपको लगता है, या टाइम टू टाइम आपने उसके प्रॉपर खाना दिया या प्रॉपर मेंटेन किया सब कुछ, सो आपका डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है. इट विल डिटॉक्सिफाई ऑटोमेटिकली. योर बॉडी विल डिटॉक्सिफाई बिकॉज दैट मशीन इज वर्किंग प्रॉपरली, राइट? Shika madam, one question. So you are talking about this small intestine and large intestine process. So दोनों में can you elaborate कि इन दोनों में digestion में क्या फर्क है, and how does that entire thing हो? मतलब पूरे process, मतलब खाना खाने के बाद से लेकर entire process होने में कितना time लगता है, और small intestine और large intestine के digestion में क्या फर्क है?
या पूरा जो स्टूल्स बनता है ना, ये स्टूल प्रोसेस तक जाने तक इसको लगता है 12 to 14 आवर्स। ओके, और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो काम है वो है डाइजेशन का। पूरे डाइजेस्टिव जूसेस जो है ना वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर है, लीवर है, देन पैंक्रियाज है, ये जो दूसरे ऑर्गन्स है ना, जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस है, एंजाइम्स एंड डाइजेस्टिव जूसेस, सब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में डालते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड आता है तो पूरा डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी का, और उसी के अंदर विलाय होते हैं। विलाय इज अ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो वो क्या करते हैं, उसके अंदर दे आर सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। तो जैसे जैसे हम लोग डाइजेशन करेंगे वो ब्लड वेसल्स में पूरा एब्जॉर्प्शन वगैरह सब होगा। ओके, लेकिन एब्जॉर्प्शन होने से पहले वो लीवर के पास जाएगा, लीवर विल गिव कि हाँ अभी इसको जा दो। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम यही है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो बचा हुआ कचरा होता है नाउ, पूरा वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ओके, जो बचा होता है अभी वो आता है, स्क्रीनिंग होता है, यू नो, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन होता है, और एसिमिलेशन के लिए पहले वो मम्मी के पास जाता है कि मम्मी किसको कितना देना है, और मम्मी कौन है, लीवर। ओके, तो लीवर के पास जाता है, फिर वो बोलता है इसे इधर देना है और इसमें से जो खराब है निकाल देना है। तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, वहां से फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन एब्जॉर्प्शन नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन का काम ये है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसको ढकलते ढकलते एनस तक लेके जाओ, कोलन तक लेके जाओ, और उसको शरीर से बाहर निकाल दो। दैट्स ऑल। एक और फॉलो ऑन क्वेश्चन ये है मैडम कि टिपिकली बहुत बार हमने देखा है कि लोगों को अल्सर हो जाते हैं, खास करके स्टमक अल्सर्स। तो इज इट रिलेटेड विद पुअर हीटिंग हैबिट्स या डाइजेशन प्रोसेस से रिलेटेड है क्या ये प्रॉब्लम? यस, अल्सर के देखिए, कोई भी बीमारी होती है, अगर जब मेरा सर भी दुख रहा है ना, अगर जब आपका फिंगर भी दुख रहा है, आपका सर भी दुख रहा है, तो देयर आर मेनी रीजंस, नॉट ओनली सिंगल। ओके, देयर इज अ डाइटरी हैबिट्स, लाइफस्टाइल, स्लीप पैटर्न, साइको इमोशनल कॉजेस। ओके, देयर आर एन नंबर ऑफ। कोई भी प्रॉब्लम को आप एक चीज से रिलेटेड नहीं कर सकते। अगर आपको सादा कॉन्स्टिपेशन भी है, अगर आपको एसिडिटी इज वेरी कॉमन, जो हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड लेके बंद कर देते हैं। अब जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हर 3 घंटे में हमारा स्टमक खाली हो जाता है, और स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है, व्हाट स्टमक प्रोड्यूस, एसिड। ओके, आप देखेंगे अगर आपके खाने पीने में ज्यादा लॉन्ग गैप हो जाता है, यू फील एसिडिक, हमारा सर दुखना शुरू हो जाता है। सर दुखना शुरू होता है, हम कॉम्बीफ्लेम ले लेते हैं, प्रॉब्लम है पेट में, दवाई ली जा रही है सर की, तो और इन्फ्लेमेशन क्रिएट किया जा रहा है। तो हर 3 घंटे बाद हमको कुछ खाना है, मतलब ऐसा नहीं कि सॉलिड लेना है, बट यू हैव टू गिव समथिंग व्हिच विल न्यूट्रलाइज द एसिड व्हिच इज प्रोड्यूसिंग इन द स्टमक, एज सिंपल एज दैट। इसलिए मैंने कहा कि ये प्रोसेस जो है, आप ये प्रोसेस अगर समझ गए ना, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू to understand what is gut health is and how you can maintain it. I am so happy you are asking n number of questions. एसिड, स्टमक में एसिड प्रोडक्शन बंद ही नहीं होता है, हम 100 जगह कुछ भी करो एसिड प्रोडक्शन होना ही होना है, राइट? बस इतना है कि रात में हमारा, फिर आप बोलोगे कि हम तो 12 घंटे बाद खाना खाते हैं, रात को तो 9 बजे सो जाते हैं, फिर रात भर में तो बड़ा एसिड प्रोड्यूस हो जाता होगा। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द पीपल, राइट? कि हम तो फिर तो, आप तो बोले हर 3 घंटे में दोते, हम क्या रात को मिडनाइट में उठ के कुछ खाए? नहीं, मिडनाइट में उठ के खाने की जरूरत नहीं है। गॉड ने हमारा सिस्टम है ना, बड़े सोच समझ के बनाया है। रात को 3 घंटे बाद उठ के खाने की जरूरत नहीं है। हमारा गॉड ने क्या किया, आप सो रहे हो ना, तो ऑर्गन भी है ना धीरे धीरे काम करेंगे। सर्काडियन क्लॉक के बारे में, बॉडी क्लॉक के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा कि रात को है ना, जैसे गॉल ब्लैडर है वो 11 से 1 तक, देन लीवर है, ये जो लीवर है, किडनी है, लंग्स है, ये जो डिटॉक्सिफिकेशन वाले जो ऑर्गन्स है ना, इनको एक्टिव रखा है, ताकि दिन भर में जो आपने खाया है ना, तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन रात भर में हो। दैट्स व्हाई आपको रात को उठ के खाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑर्गन एट द पीक लेवल, राइट, दे आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। सो इट्स वेरी सिंपल, यू हैव टू। चैट में एक क्वेश्चन है कि हाउ इज इट रिलेटेड टू पैनक्रियास, और इज इट रिलेटेड टू पैनक्रियास? व्हिच पैनक्रियास इज द पैनक्रियास क्या है? पैनक्रियास इज नथिंग बट हम पैनक्रियास इंसुलिन सीक्रेट करता है, राइट? डाइजेस्टिव जूस, इंसुलिन क्या करता है, शुगर को मेंटेन करता है। तो पैनक्रिया, कोई भी ऑर्गन है, ये सब मशीन है, समझ लो, ये छोटी छोटी मशीन्स है। पैनक्रियास का काम अलग है। Pancreas ka, what is related to pancreas? Can you explain that question me again? I think if you see the chat, I think question is, I think it just question is it related to chat? Maybe
maybe I think Sudha ma'am, you can ask your question directly. Yeah, you can ask, clear. ma'am. So that would be much great. Good. Yeah, ma'am, my question is digestive system is related to pancreas because it contains sugar. I mean, it is related to sugar cycles, right? Yeah. Digestive So system. that is a- Digestive system includes mouth till anus. उसके बीच में जितने ऑर्गन आते हैं ना, जैसे स्टमक, सबसे पहले माउथ आएगा, माउथ के बाद ईसोफेगस आएगा, उसके बाद आएगा, और ये जो कैनल है ना पूरा 9 मीटर का, माउथ से जो पाइप शुरू होता है वहां से लेके एनस तक, ये जो पूरा कैनल है ना, दैट इज फुल डाइजेस्टिव सिस्टम. उसमें फिर ये जो है ना, क्या बोलते हैं अपने, लीवर ले लो, गॉल ब्लैडर ले लो, पैंक्रियाज ले लो, these all are the part of digestive system because they participate in digestion process. Okay. अब हार्ट को मैं Because, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं बोल सकती, हार्ट को मैं डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड नहीं कर सकती बिकॉज Correct. हार्ट इज जस्ट पंपिंग द ब्लड. Yes. Right? I'm not considering lungs or kidney digestive system, right? Because kidney is just removing the waste, okay, and lungs is just giving oxygen and taking out carbon dioxide. So they are not the part of digestive system. The part of the digestive system are those parts which actually take parts in the digestion process. It may be, esophagus is not secreting any juices, but it helps to bring it down. Okay, food को एक बोलस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको नीचे लाता है ना. Mouth is a part of digestive system because digestion start from mouth. Not लोगों का गलत फहमी है पेट में जाके डाइजेस्ट होगा, नहीं, डाइजेशन यहाँ से शुरू होता है, इसलिए तो बोलते हैं 36 बार चबाओ. क्यों चबाओ 36 बार? बिकॉज 36 बार चबाओगे तो उतना सलाइवा जाएगा, सलाइवा के अंदर जो स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम है वो सिक्रेट होंगे, और फिर तभी तो यहाँ से डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम योर माउथ. ओके, देन यहाँ से शुरू होता है तो फिर धीरे धीरे फिर ईसोफेगस का काम अलग है, ईसोफेगस उसको नीचे, अब ये पूरा यूनिट होता है, मशीन होता है, तो हर का अलग काम होता है ना, कोई पैकेजिंग करता है, कोई लेबलिंग करता है, मशीन का एक पूरा सिस्टम होता है. सेम डाइजेस्टिव का ये डाइजेशन प्रोसेस का ये पूरा सिस्टम है. I hope everybody understood it कि what the digestion process is. Yes, sir. Thank you so much. Right? So shall we move further? अब आप बोलोगे ये डाइजेशन प्रोसेस हो गया, अब ये काम कौन करता है? अब ये डाइजेशन में जो हम लोग बोलते हैं इतना होने के बाद भी मैडम हमारा डाइजेशन अच्छा है नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? सही बात है, ये कैसे पता चलेगा? ये भी तो हमको जानना बहुत जरूरी है, ये पता कैसे चलेगा? तो अभी ये जो डाइजेशन प्रोसेस होता है ना, तो इसमें बड़े मजेदार वाली चीज होते हैं, वो होती है माइक्रोब्स, माइक्रोबायोम्स हम जिसको बोलेंगे. माइक्रोबायोम का भी नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, ये कोरोना में तो बड़ा सुना होगा, है ना? तो माइक्रोबायोम क्या होते हैं? हमारे बॉडी में 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक होते हैं गुड बैक्टीरियाज, एक होते हैं बैड बैक्टीरियाज. अब आप बोलोगे डाइजेशन में इसका क्या काम है? ऑफ कोर्स डाइजेशन में सबसे बड़ा काम इन्हीं का है. और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन. ये हमारे पूरे डाइजेस्टिव प्रोसेस में ये माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं. माइक्रोब्स हमारे सर में भी प्रेजेंट होते हैं, हमारे हाथ में भी प्रेजेंट होते हैं. आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल. बहुत लोग क्या करते हैं, सर में जू हो गई तो क्या है, सर गंदा रखती है, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर नीम का तेल लगा, या नीम का वो क्या बोलते हैं पेस्ट बना के लगा, दही लगा, दुनिया भर की चीजें हम बाहर लगाते हैं. बट प्रॉब्लम इज नॉट विद द external, problem is internal. आपका microbiome is disturbed, that's why you are getting that juu and leak and dandruff and all, है ना? तो ये बहुत छोटी सी चीज है. अगर आपके हाथ में उंगली में छोटा सा फंगस भी आ जाता है ना, तो it is not external, it means the microbiome is imbalance. Okay, now you got it कि digestion process कितना important है. वहां पे गड़बड़ है, ये माइक्रोबायोम में गड़बड़ आएगी. अब ये जो है गुड बैक्टीरियाज जो होते हैं, ये अलग अलग गुड बैक्टीरियाज है. विल नॉट गो इन मच डिटेल, अगर हम बहुत डिटेल में जाएंगे तो पूरा माइक्रोबायोलॉजी आ जाएगा यहाँ पे, विच नोबडी विल अंडरस्टैंड. बट आई गिव यू द बेसिक थिंग्स. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस माइक्रोबायोम? गुड माइक्रोब्स के 3 बेसिक है, जैसे बिफिडोबैक्टीरिया है, ओके, एंड दिस ई कोली जिसको हम बोलते हैं ई कोली, एंड दिस लैक्टोबैसिली. दीज आर द 3 मेजर गुड बैक्टीरियाज, और इनके फंक्शंस अलग अलग हैं. बहुत सारे जो बैक्टीरिया है, बिफिडोबैक्टीरिया है, ये हमारे जो इट हेल्प्स टू प्रिवेंट पैथोजन, और जो कुछ भी जर्म्स आते हैं उनको प्रिवेंट करने में काम करता है. ई कोली काम करता है प्रोडक्शन इन विटामिन. अभी देखिए आपने बहुत चीज ऑब्जर्व की होगी, आजकल बहुत लोगों को विटामिन डी की, विटामिन B12 की बड़ी डिफिशियंसी है.
You agree with me? Every third person is having vitamin B12 deficiency. Right. We have observed that. Yes. Yeah, it's very common. Everybody is on. कुछ भी होता था, हाँ B12 की कमी है. Why B12? फिर बोलते नॉनवेज खा ले. हैं? आपको लगता है नॉनवेज खाने से B12 बढ़ जाएगा? बहुत सारे people are running about the myths. Nothing is outside. Everything is inside. B12 actually बाहर से मिलता है, लेकिन एब्जॉर्ब होता है, बनता है अपने गट में. Our gut is responsible for the production of B12. अगर आपने बहुत सारी B12 की टैबलेट ले ली, इंजेक्शन लेने से क्या फायदा है? लोग डॉक्टर का भी आपने सुना होगा, इंजेक्शन लोगे ना ज्यादा बेटर है, गोलियां मत लो. क्यों? क्योंकि गोलियां वो गट में जाएगी ना, और वो गोलियां गट में जाएगी तो गट में उतने माइक्रोब्स ही नहीं है कि वो डाइजेस्ट कर ले, तो वो तो और भी गट बिगाड़ रहे हैं. अभी इंजेक्शन से क्या होता है, डायरेक्ट वेन्स में जा रहा है, डायरेक्ट वो इंजेक्शन वेन्स में जा रहा है, टेंशन ही नहीं है. 2 महीने में आपका B12 यूं बढ़ जाएगा फटाक करके. तो दैट्स व्हाई पीपल गो फॉर B12 इंजेक्शन. बट आई वुड से कि B12 जो बनता है हमारे गट में, एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम गट एंड एट गट. यू टेक केयर ऑफ योर गट, you will not face any problem. Why we people are facing this? Why this labor class people, और अपने घर की मेड को ही ले लो, is she facing any of this problem? मैडम मेरे को बीपी है, मैडम मेरे को डायबिटीज है, मैडम मेरे को बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे हैं, मैडम मेरा पेट ही दुख रहा है. Have you heard such basic complaint from any maid from our home? No, they are not eating that. बहुत हाई फाई खाना भी नहीं खा रहे, वो तो दाल भी नहीं खाते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट तो दूर की बात है उनके लिए. बट देयर गट हेल्थ, ओके. गांव के लोगों को देख लो, जो छोटे छोटे विलेज के लोग हैं ना, उनको इसमें भी आप कोई ऐसी हेल्थ इश्यूज नहीं देखोगे, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू द नेचर एंड देयर गट हेल्थ इज वेरी गुड. वी आर अननेसेसरली वी आर ड्रिंकिंग आरओ वाटर. आरओ वाटर क्या है? आई एम नॉट अगेंस्ट आरओ. टीडीएस कम करना है ना, तो वो करने के भी बहुत तरीके. मटका इज द बेस्ट वे टू रिमूव मेंटेन योर टीडीएस ऑफ योर वाटर. आप आरओ का भी पानी पी रहे हो ना, तो आरओ का पानी निकालो, मटके में डालो, फिर पियो. बिकॉज आरओ में जो मिनरल्स और मिनरल्स निकल जाते हैं, तो वो मिट्टी में डालने के बाद, मिट्टी के मटके में डालने के बाद वो वापस उसमें आ जाएगी, जितने चाहिए उतने. ओके, बट वी आर जस्ट गोइंग अवे फ्रॉम ऑल दिस ट्रेडिशन. और अभी जैसे हम बोलते हैं साइकिल चलाना इज वेरी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. पहले हम चलाते थे रेगुलर बेसिस पे, आजकल वो भी फैशन बन गया. तो वैसे खाने पीने भी हमारा फैशन बन गया है. हम मटके का पानी पी रहे, हम तो आज मटके का, कोई बड़ी बात नहीं, हम तो बचपन से मटके का पानी पी रहे, तो व्हाई टू नॉट टू इंक्लूड नाउ? So that is also affecting your gut health. I am not saying कि RO is responsible for B12 deficiency, but it is one of the factor. Okay. Next, our gut health is major. सबसे बड़ा चीज है gut health. हमारे जो gut के microbes है, they make vitamin K and vitamin B12. हमने gut की तो health ठीक नहीं रखी है, बाहर से हम supplement पे supplement खाए जा रहे हैं, और supplement natural तो है नहीं. Everything is made up of chemical. तो already पहली gut की health अच्छी नहीं है, और उसके बाद हम और gut को डैमेज कर रहे हैं, राइट? सो विटामिन्स एंड मिनरल्स भी सी, दे प्रोड्यूस मेनी विटामिन्स एंड मिनरल्स. एंड बैड बैक्टीरिया होते हैं, बैड माइक्रोब्स होते हैं, विच हैज देयर ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स. कैसे कैसे करना है, कोई इम्यूनिटी को डैमेज करता है, कोई पोस्ट. इसके बाद अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं, अगर आपका ये दोनों बैलेंस नहीं है, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, सी एवरीबडी इज हैविंग द बैड बैक्टीरिया टू एंड गुड बैक्टीरिया टू, बोथ. Even your gut is having both bacteria, my gut is also having both bacteria. लेकिन the proportion matters. अगर मेरे इसमें good bacteria कम है और bad bacteria ज्यादा है, तो definitely I'll face more problem. But weightage of good bacteria is more than bad bacteria. So definitely my health will be good. So these are the few bacteria which are very important, which has their own functions. So you have to take care of this bacteria. Now how this bacteria works, उसके लिए भी हम छोटा सा वीडियो देखेंगे. Hopes you will love it. अभी आप बोलेंगे कि बैक्टीरिया कहाँ पे है. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना, बैक्टीरिया सिर्फ हमारे गट में नहीं. जैसे मैंने अभी जू का एग्जांपल दिया, डैंड्रफ का, बैक्टीरिया हमारे माइक्रोबायम यहाँ का भी अलग है, यहाँ पे भी है, स्किन का भी. अभी आपने किसी को देखा होगा स्किन प्रॉब्लम है, सब क्या बोलते हैं, मुझे स्किन के रैशेस हो जाते हैं, स्किन का प्रॉब्लम हो जाता है, धूप लगती है तो ये हो जाता है.
तो इसका मतलब द माइक्रोबायोम ऑफ दैट एरिया इज नॉट प्रॉपर। हेड में खुजली हो रही है या हेड में डैंड्रफ हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ का माइक्रोबायोम इज नॉट बैलेंस। सो माइक्रोबायोम है कहाँ? तो सिर्फ गट में नहीं है, ओवरऑल बॉडी इज मेड अप ऑफ माइक्रोबायोम। सर के बाल से लेके स्कैल्प से लेके टोस तक एवरीवेयर इज माइक्रोबायोम। सबका प्रोपोर्शन अलग है, और जहां का सिस्टम बिगड़ा, जहां का प्रोपोर्शन बिगड़ा, वहां पे आपको प्रॉब्लम होगी। एज सिंपल एज दैट। सो यू हैव टू मेंटेन द माइक्रोबायोम। और मैक्सिमम माइक्रोबायोम कहाँ पे है? सबसे ज्यादा जो बोलते हैं ना कॉलोनीज ऑफ माइक्रोब, सबसे ज्यादा है गट में। गट में पता है हमारे ओवरऑल बॉडी का जो वेट है ना, उसका 2 kg वेट सिर्फ हमारे माइक्रोबायोम का है, गट माइक्रोबायोम का। कैन यू इमेजिन दैट? और ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोबायोम्स, ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स आर स्टेइंग इन आवर गट, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर गट। बिकॉज ये माइक्रोबायोम जो है ना, आप बोलोगे डाइजेशन में सबसे बड़ा काम इन्हीं का है। आई गिव यू सिंपल एग्जांपल। आजकल आपने बहुत लोगों को देखा होगा, मैं वेट लॉस प्रोग्राम पे हूँ इसलिए मैंने है ना गेहूं छोड़ दिया, मैंने चावल छोड़ दिया, मैंने केला छोड़ दिया, मैंने दूध छोड़ दिया, पता नहीं दुनिया भर की चीजें छोड़ दी। व्हाट यू आर ईटिंग? आई एम ईटिंग कॉर्नफ्लेक्स, व्हीट फ्लेक्स, मूसलीज एंड ऑल डब्बा फूड। ओके, सो आई वुड से कि जो नेचुरल था वो खाओ। ओके, जो भी नेचर से मिला एवरीथिंग इज गुड, जो भी डब्बे से मिला एवरीथिंग इज बैड। ओके, सो जो हम लोग लेते हैं, खाना लेते हैं, वो नेचुरल कितना है। अभी जैसे गेहूं नहीं खाते हैं कोई, मैंने गेहूं छोड़ दिया। बहुत से लोग बोलते हैं मैंने गेहूं छोड़ दिया क्योंकि गेहूं से वजन बढ़ता है। गेहूं से वजन बढ़ता तो नॉर्थ के सभी लोग मोटे होने चाहिए, बिकॉज वहां पे तो गेहूं सबसे ज्यादा खपता है। सेम विद राइस, राइस तो सबसे ज्यादा साउथ में खपता है, तो वो सब मोटे होने चाहिए, बट वाई दे आर नॉट फैट। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं टेम्पररी में, सपोज मैं बचपन से ये खा रही हूँ, वीट आई एम ईटिंग फ्रॉम चाइल्डहुड, बट 1 महीने 2 महीने आई एम ऑन डाइट, मैं ये डाइट पे हूँ, मैं वो डाइट पे, पता नहीं दुनिया भर का डाइट मेरी डाइटिशियन ये दिया, मैंने है ना मैंने खाया ही नहीं, वीट ही नहीं खाया 2 महीने से। अब वीट में जो प्रोटीन होता है, ओके, उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो माइक्रोब्स है वो वेट कर रहे होते, कब ये वीट खाएगा, कब उसका प्रोटीन आएगा, कब मैं उसको डाइजेस्ट करूंगा, लेकिन आ ही नहीं रहा है ना। तो माइक्रोब्स बोलते फिर अब आ ही नहीं रहा है, हमको काम ही नहीं है, तो चलो यहाँ से निकल जाते हैं, फिर यहाँ पे तो काम ही नहीं है हमारा। जैसे लेबर होती है ना, लेबर क्या करती है, काम मिलता है जब तक वो एरिया पे होती है, जैसे काम नहीं मिलता है, मालिक काम नहीं दे रहा है, तो छोड़ो फिर अपने पेट के लिए हम दूसरी जगह काम करने निकल जाते हैं। सेम विद माइक्रोब्स, वो बोलते हैं अब भी आएगा, चलो ठीक है, अभी गेहूं खाएगा तो उसका प्रोटीन आएगा, हम डाइजेस्ट करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन हम तो गेहूं खा ही नहीं रहे 2 महीने से। वो माइक्रोब्स धीरे 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 कम होके खत्म हो जाते। फिर 2 महीने बाद पीपल से अच्छा अभी है ना हो गया, अभी आई हैव डन विथ माय डाइट प्लान, नाउ आई विल स्टार्ट माय नॉर्मल, अभी मैं वीट खाता हूँ। देन दे स्टार्ट ईटिंग वीट। फिर अब वो जो वीट के अंदर के जो माइक्रोब्स, वीट को डाइजेस्ट करने के लिए जो माइक्रोब्स है वो तो है ही नहीं ना, वो तो चले गए वेट कर करके आपका, वो तो निकल गए, चलो भाई यहाँ पे तो कुछ मिल नहीं रहा है, हम तो चले वहां से। देन योर बॉडी विल नॉट डाइजेस्ट वीट, देन यू विल फेस सम प्रॉब्लम, एंड व्हेन यू फेस दैट प्रॉब्लम, देन टू whom you blame? गेहूं। ये वीट खाया ना, उसके वजह से मुझे प्रॉब्लम हो गई, पहले नहीं होती थी, अभी देखो वीट शुरू किया प्रॉब्लम हो गई। अब प्रॉब्लम वीट में है कि आप में है? आप मुझे बोलिए, हु इज हैविंग प्रॉब्लम? नॉट वीट, योर मेंटालिटी, योर फूड हैबिट इज योर प्रॉब्लम। ओके, नॉट वीट। वीट में कभी प्रॉब्लम ही नहीं थी, चावल में कभी प्रॉब्लम ही नहीं थी, ना केले में कभी प्रॉब्लम है, ना मैंगो में कभी कोई प्रॉब्लम है, ना घी में कोई प्रॉब्लम है, ना दूध दही में प्रॉब्लम है। दूध कृष्ण भगवान के जमाने से पीते आ रहे हैं, हम कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं। आजकल वेगान डाइट का भी जो चल रहा है ना, पहले देखो कीटो, पहले पैलियो डाइट चला, फिर कीटो डाइट चला, फिर कीटो डाइट से 2-3 लोग मर गए, तो चलो अब कीटो डाइट दुश्मन बन गया, तो चलो अभी क्या चल रहा है, आजकल वेगान डाइट चल रहा है। आर यू एबल टू फॉलो वेगान डाइट? टेल मी फ्रैंकली। फिल्म स्टार कर सकते हैं बिकॉज दे कैन एफर्ट बादाम का दूध डेली। The people like us, can you afford बादाम का दूध और काजू का दूध और सोया का दूध, और चलो छोड़ो वो तो नट्स का दूध छोड़ो, नारियल का दूध भी नहीं हम एफर्ट कर सकते ऑन डेली बेसिस, राइट? सो ये सब चीजें जो है ना, नहीं, जो हम बचपन से ले रहे हैं, जो हमारा डीएनए एडजस्ट कर चुका है, वी हैव टू ईट इट अकॉर्डिंगली। तो मैक्सिमम माइक्रोब्स आर स्टेइंग इन आवर स्टमक, इन आवर गट। अभी माइक्रोबायोम करते क्या है? माइक्रोबायोम कुछ नहीं करते। माइक्रोबायोम एक तो डाइजेशन करते हैं, कोई बड़ा काम नहीं करते है ना, एक तो डाइजेशन करते हैं, आपका मूड ठीक करते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं।
राइट? आपने देखा होगा कोई कोई लोग खाना खाने के बाद भी यू फील डल मेनी टाइम्स बिकॉज your microbiomes are not proper, they are not healthy, their gut health is not healthy, that's why you are feeling lethargic. खाना खाने के बाद भी दिन भर सुस्त रखता है, ऐसे दिन भर कुछ काम नहीं करना है यार, छोड़ना है यार, this type का attitude you are having, right? अभी और एक मजेदार चीज है, अभी माइक्रोबायोम आते कहाँ से है? अभी आप बोलोगे माइक्रोबायोम ऐसा नहीं कि पैदा होने के बाद बॉडी में आते हैं। जब हम माँ के पेट में होते ना, तो हमारी माँ, हम जैसे बोलते हैं ना, माँ जो खाती है वो बच्चे को लगता है। वॉट एवर मदर ईट्स दैट गोज टू child's health, okay, that builds the child health. So not only nutrients but microbiome, okay. अगर प्रेग्नेंट लेडी इज नॉट हैविंग द बैलेंस माइक्रोबायोम, तो डेफिनेटली जो उसका फिंगरप्रिंट है ना, वो उसके बेटे में जाएगा। जो उसका माइक्रोबायोम का सेटअप है वो उसके बच्चे के पेट में जाएगा ही जाएगा, 101%। सो प्रेग्नेंट होते हो तो सिर्फ खाना पीना खाना है और हमको अच्छा अच्छा फोलिक एसिड लेना है, सिर्फ डोंट वर्क ऑन सुपरफिशियली, सी हाउ योर माइक्रोबायोम इज, हाउ योर गट हेल्थ इज। क्योंकि मैंने बोला ना, माइक्रोबायोम के 3 काम है, एक तो डाइजेशन, प्रोटेक्शन, ओके, हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है डिसीज से, और लास्ट है हम लोगों को हमारे इमोशंस को मेंटेन करता है। तो ये तीनों चीजें माइक्रोबायोम के ऊपर डिपेंड है। तो व्हाई नॉट टू मेंटेन माइक्रोबायोम? तो प्लीज जो कोई भी प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं, तो प्रेगनेंसी के पहले बोलते नहीं हम पहले ना थोड़ा वजन कम कर लेते। वजन कम करो, दैट इज अ सेकेंडरी पार्ट, लेकिन ये देखो कि हेल्दी कितने हो। वजन कम कर लिया क्योंकि प्रेगनेंसी में 10 किलो बढ़ना ही है, तो अभी मैं 70 की हूँ तो 60 पे कर लूँ, फिर प्रेग्नेंट हो जाऊं, फिर वो 60 का 70 नहीं बढ़ेगा, 60 का 70 की जगह 80-90 भी होगा। इफ योर गट माइक्रोबायोम इज नॉट हेल्दी, यू मस्ट हैव सीन मेनी लेडीज आर सेइंग कि डिलीवरी के बाद मेरा वेट बड़ा बढ़ गया। ये एवरीथिंग इज ऑन डिलीवरी। प्रेगनेंसी हुई, प्रेगनेंसी के बाद वजन, प्रेगनेंसी हम अकेले पैदा कर रहे हैं। यूएस की है, ऑस्ट्रेलिया की लेडीज है, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी लेडीज है सभी प्रेग्नेंट हो रहे हैं, सभी बच्चे पैदा कर रहे हैं, सभी का प्रोसेस सेम ही है, कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड उनका नहीं होता है, सबका प्रोसेस सेम है। देन व्हाई वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम? व्हाई ओनली लेडीज ऑफ मैक्सिमम लेडीज आर फेसिंग दिस प्रेगनेंसी आफ्टर पोस्ट प्रेगनेंसी वेट? पोस्ट प्रेगनेंसी वेट बढ़ता है, आई टोटली एग्री, लेकिन कम भी जल्दी होता है। इफ योर माइक्रोबायोम, इफ योर गट हेल्थ इज परफेक्ट, तो वेट लॉस भी फटाफट होता है, फिर वो कोई भी वेट हो, राइट? नेक्स्ट थिंग, जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, तो छोटे बच्चों को हम खाना कैसे देते हैं? सॉफ्ट सॉफ्ट खाना देते हैं, इजी टू डाइजेस्ट, बिकॉज देयर गट हेल्थ इज नॉट दैट, और उनके इसमें इतने माइक्रोब्स नहीं आए होते हैं, और जो भी माइक्रोब्स होते हैं कुछ एक्टिव होते हैं, कुछ एक्टिव नहीं होते हैं। तो इसलिए हम छोटे बच्चों को है ना, वी गिव वेरी सॉफ्ट फूड एंड वेरी सिंपल टू डाइजेस्ट फूड, है ना, तीखा वीखा नहीं देते, बहुत सिंपल। लेकिन जैसे टॉडलर एज पे आते हैं, आफ्टर 2 years, जितने भी माइक्रोब्स है ना वो ग्रेजुएट हो जाते हैं, उनको डिग्री मिल जाती है, तो उनका जो गट हेल्थ है ना, उनके जो माइक्रोबायोम का जो लेवल है, दैट इज इक्वल टू एडल्ट्स, ओके। सो फिर 2 साल के बाद वी कैन गिव एनीथिंग टू योर चाइल्ड बिकॉज देयर माइक्रोबायल हेल्थ इज गुड। दैट्स व्हाई बच्चा पेट में होता है तभी भी माइक्रोबायोम का मम्मी को ध्यान रखना होता है। बच्चा जब पेट से बाहर आता है तो till 2 years you have to be very careful for the food because वो टाइम पे माइक्रोबायोम is not mature, so they are not able to digest any food, and after 2 years you have to give everything. लेकिन I have seen people till the age of 5 years child is not eating any food because mother, मेरा बच्चा ये खाएगा, I'll keep different सब्जी, different रोटी, different दाल. No need to go for that. After 2 years you have to eat normal food because your gut need diversity in microbiome. That I'll teach you next year. Okay?
ओके, सो डाइवर्सिटी, जैसे मैंने भी गेहूं का एग्जांपल दिया था, दैट इज सेम. इफ यू आर ईटिंग वैरायटी ऑफ फूड, वैरायटी ऑफ माइक्रोबायोम्स विल बी देयर. जैसे मैंने बोला छोटा बच्चा है, इफ द infant is there, we can't give variety of food that infant because उसका microbiome जो है वो ज्यादा diverse नहीं है. Okay, जो microbes है they are not diverse, so they have limited microbes, so we have to feed accordingly. Same with our body, we do have habit कि मैं ये नहीं खाता वो नहीं खाता. जैसे मैंने अभी wheat का example दिया, people stop eating wheat just to lose weight and all. So क्या होता है ना, जब ये हम लोग diversity food में नहीं रखते हैं तो diverse microbes नहीं आते. To create a diversity in a microbiomes, we have to eat a variety of food. Okay, जैसे उन्होंने जंगल का एग्जांपल दिया, जंगल में अगर सपोज एक ही तरह के पेड़ होते, एक ही तरह के पेड़ होते, सिर्फ एक ही फैमिली के पेड़ होते, और कोई डायनासोर आ जाता है या कोई क्रिएचर आ जाता है, वो सब पेड़ खा लेता बिकॉज उसको बहुत पसंद है, तो जंगल तो पूरा सूना हो जाता ना. और उसके बाद क्या हो जाता, पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाता क्योंकि बाकी के एनिमल मर जाते. तो जब हम जंगल में जाते हैं तो जंगल में वेराइटी ऑफ झाड़ होते हैं, राइट. छोटे प्लांट से लेके ट्रीज से लेके वैरायटी ऑफ ट्रीज एंड वैरायटी ऑफ प्लांट्स वी कैन सी. इवन ग्रासेस आर ऑफ डिफरेंट वैरायटीज एंड डिफरेंट फैमिलीज, राइट. सो जितना ज्यादा डाइवर्सिटी उतना ज्यादा आपका गट हेल्थ इज गुड, जितना कम डाइवर्सिटी उतना कम. तो हाउ टू इंक्रीज दैट डाइवर्सिटी, दैट आई लेट यू नो. सो this is again this is very small video. I'll just fast forward it, I'll not go in detail. See, this I have already explained you. ये slide में नहीं भी बताऊं तो चलेगा because already I have explained what is given there. See, हमारे माउथ में, स्किन में, जेनाइटल में, इंटेस्टाइन में हमारे माइक्रोब सब जगह है. इट इज नॉट सस्टेन टू वन प्लेस. आप बोलोगे हाँ सिर्फ गट में ही है माइक्रोब्स, नहीं, माइक्रोब सब जगह है. तो ओके, इवन आपका माइक्रोबियम जो है वो हर जगह का अलग है, तो वी हैव टू मेंटेन दैट. आई थिंक आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू, सो विल मूव फर्दर. ओके, तो अब गट माइक्रोबायोम जो अभी आप हमने माइक्रोब्स के बारे में बहुत बात कर ली, माइक्रोबियम डाइवर्सिटी के बारे में बहुत बात कर ली है. तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर गट माइक्रोबायोम. मेरा गट हेल्थ किसके ऊपर डिपेंड है? मेरे गट में जो माइक्रोबायोम्स है, व्हाट एवर द माइक्रोबायोम्स आर देयर इन माय गट, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. First is medicine. If I am taking too much of medicine or supplements and these and that, definitely I am killing my microbes. Okay, geographical conditions. Geographical condition of India is the best example. अपना इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे जैसा देश वैसा भेष बोलते, जैसा स्टेट वैसा भेष, है ना. हमारा तो स्टेट में इतना सारा ये है, हमारे इंडिया में इतने सारे स्टेट है कि इवन इफ यू गो इन महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में ही है, खानदेश में जाओ तो अलग है, कोंकण में जाओ तो अलग है, जहां पे भी जाओ सब जगह चीजें अलग है. सो व्हाई? जैसा एटमॉस्फेयर होगा, जैसा क्लाइमेट होगा, जैसा ज्योग्राफिकल कंडीशन होगा, अपना खान पान, रहन सहन, होम, हम लोग का घर का स्ट्रक्चर से लेके कपड़े से लेके खाना पीना, हमारे ड्रिंक्स ऑल्सो गेट चेंज अकॉर्डिंग टू आवर ज्योग्राफिकल कंडीशन. सो व्हाई? ओके, सो क्यों है ऐसा? अगर हम लोग नॉर्थ में जाएंगे, हम कश्मीर में जाएंगे, कश्मीर में जो कावा पीते हैं या वॉट एवर द हॉट ड्रिंक्स दे ड्रिंक, वी कांट ईट ड्रिंक इन महाराष्ट्र और ड्रिंक इन गुजरात और राजस्थान because that is made for cold region, and whatever we are eating here in Maharashtra or in Gujarat or Rajasthan in this thing, we can't ask them to eat that, right? So it is depend और फिर जैसा हम लोग खाना खाएंगे हमारे माइक्रोबियल जो गट हेल्थ है वो उस हिसाब से रहेंगे. So geographical condition matters. Then life cycle stages. See, जैसे मैंने कहा बच्चों का माइक्रोबायोम इज डिफरेंट, एडल्ट तक इट इज परफेक्ट, जैसे जैसे ओल्ड एज में जाते हैं अगेन इट अफेक्ट्स देयर माइक्रोबायोम. हम लोग बोलते हैं ना बच्चा और बूढ़ा सेम होता है, तो एक्चुअली बच्चा और बूढ़ा सेम होता है बिकॉज दोनों के माइक्रोबायोम में भी फर्क होना शुरू हो जाता है. बर्थिंग प्रोसेस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Nowadays many people are going for C-section. The vagina से जो ये होता है, डिलीवरी होता है, जो नॉर्मल डिलीवरी जो वजाइना के थ्रू होती है, वजाइना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ पे है ना सबसे ज्यादा माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी होती है. ओके, और जब वजाइना से थ्रू बच्चा निकलता है, जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो इट गेट एक कोटिंग मिलता है उसको,
that child will get proper coating of microbiome. एक शील्ड बोलते हैं ना, कवच, सुरक्षा कवच, जैसे इसको था, कर्ण को था, कर्ण को जैसे सुरक्षा कवच मिला है ना, तो जब वजाना से डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो वजाना के जो माइक्रोबायोम है उसका एक कवच मिलता है बच्चे को, लेकिन आजकल वो होता ही नहीं है। हम लोग पेट काटो बच्चा निकालो तो वो निकल जाता है। तो बर्थिंग प्रोसेस एंड इन्फेंट फीडिंग मेथड, नाउअडेज प्रीमैच्योर बेबी बहुत हो रहे हैं, या तो फिर मम्मा को दूध ही नहीं निकल रहा है तो इमीडिएटली फीडिंग का भी प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, देन बॉटल फीडिंग आजकल बहुत बढ़ गई बिकॉज फीमेल्स आर वर्किंग नाउअडेज, दे डोंट हैव टाइम, तो अगर दे ब्रेस्ट पंप से निकालते हैं दूध, यू नो, जब ब्रेस्ट फीडिंग है वन ऑफ द बेस्ट फीडिंग फॉर द चाइल्ड, बिकॉज वो सबसे ज्यादा नीट और क्लीन होता है, क्योंकि डायरेक्ट वो दूध माँ के पेट, माँ का ब्रेस्ट का दूध डायरेक्ट मुंह में जाता है, दैट इज अ डायरेक्ट एंड इट इज वेरी क्लीन एंड नीट। जैसे हम बोलते हैं ना नारियल पानी सबसे, एसेप्सिस, एसेप्सिस मतलब फ्री ऑफ एसेप्सिस मींस इट, उसमें कुछ है ही नहीं, तो उसमें कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट हम ले रहे हैं तो सबसे नीट एंड क्लीन नेचुरल है, जैसे माँ का दूध सबसे नेचुरल है। लेकिन हम लोग उसमें भी क्या कर रहे हैं आजकल, या तो बच्चे को बॉटल फीडिंग पे डाल रहे हैं, या तो फिर माय मदर इज वर्किंग तो ब्रेस्ट पंप ले लिया, ब्रेस्ट पंप से दूध निकाल के अलग अलग डब्बों में रख दिया और उसको 2 घंटे बाद पिलाया जाता है या 1 घंटे बाद पिलाया जाता है। सो जो हेल्दी चीज है उसको भी हम अनहेल्दी बना के बच्चे को दिया जा रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द माइक्रोबायोम ऑफ द चाइल्ड। इसलिए आजकल देखो पहले के बच्चे, अगर इफ वी सी आवर चाइल्डहुड, इन आवर चाइल्डहुड वी डोंट गेट एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, हम तो कितना गंदे में रहते थे, मिट्टी में खेलते थे, बट वी नेवर यूज्ड टू गेट एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन एनीथिंग। बट नाउअडेज मौसम बदला, बच्चे की हालत बदली, कुछ भी हो तो मौसम बदला, ठंडी से गर्मी हुआ तो बच्चा बीमार, गर्मी से ठंडी हुआ तो बच्चा बीमार, बरसात से ठंडी हुई तो बच्चा बीमार। why they are facing so much of problem? Because of their poor immunity, and immunity is totally depend upon your microbiome. If you go in the village, people are playing on dhool, mitti, dust and all everywhere, but they are not getting any of the health issues. Stress, abhi ye to again one of the important factor, ye I need not to talk much on this. Each and every person is having stress. अब बच्चों को स्ट्रेस हो तो बड़ों का तो भूल ही जाओ, बच्चों को स्ट्रेस है, बड़ों को सुपर स्ट्रेस है, I would say. Diet also I need not to speak much. We are eating less from the ground, more from the dabbas. Okay, so we are eating more chemicals. ये तो छोड़ो, इससे सबसे बड़ी बात पता है, we तो forgot about breathing. हमको तो सांस कैसे लेना है वो भी भूल गए हम लोग। Either हाई होगा या तो लो होगा। एक बार अपनी धड़कन पे हाथ रखो, एक बार अपना पल्स रेट देखो, गड़बड़ मचाएगा। हार्डली कोई पर्सन है जिसका ब्रीदिंग प्रॉपर होगा। आप हाथ रखो, धड़ 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 धड़, आप अपने शांति में बैठिए, रिलैक्स हो जाइए, और रिलैक्स होने के बाद आपकी एक बार दिल की धड़कनें चेक कीजिए। आप तो, हम लोग तो सांस भी लेना भूल गए, तो हमने कितनी चीजें, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डाइट प्लान पे जाएंगे, हम डाइट प्लान पे जाएंगे, हम ये करेंगे। आई वुड से डाइट प्लान, वो वेट लॉस, हम वेट लॉस डाइट प्लान पे जाएंगे, हम है ना पीसीओडी डाइट प्लान पे जाएंगे, डायबिटीज डाइट प्लान पे जाएंगे। यू नो दिस नेम अट्रैक्ट वेरी वेल। इवन जो क्वैक्स है, कुछ डाइटिशियन है मेरे कांटेक्ट में, दे आर क्वैक्स, दे आर नॉट प्रोफेशनल्स है, 6 महीने 7 महीने या 2 महीने का डिप्लोमा या 1 साल का डिप्लोमा कर लिया। अरे डायबिटीज, अरे बिकता है, नाम से बिकता है, एक्चुअली नाम से बिकता है। अनएजुकेटेड पीपल और अनअवेयर पीपल, दे टेक थिंग्स बाय नेम। अच्छा, डायबिटीज डाइट, कोई डायबिटीज डाइट, कोई पीसीओडी डाइट, कोई वेट लॉस डाइट नहीं होता है। डाइट होता है बैलेंस डाइट, अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ, according to your physical condition, lifestyle and your psychological condition and your medical condition. तो वो we balance the diet according to your condition. तो कोई special diet ऐसा कुछ नहीं होता है। तो don't fall prey to this quacks वाले जो words होते हैं ना, ये diet and वो diet, ऐसा कोई diet नहीं होता है। Next thing is, what is the function of this microbes? See, maximum जो होता है microbes intestine में होते हैं, इनके बहुत से काम है। तो पहला तो काम यही है इनका कि फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस। ओके, दे एक्ट एज अ सैनिक सोल्जर की तरह काम करते हैं। देन सिंथेसिस ऑफ विटामिन के एंड B12, इम्यून सिस्टम, देन प्रमोशनल अपने जो इंटेस्टाइनल एंजियोजेनेसिस होता है, जितने भी हमारे प्रोसेस होते हैं इंटेस्टाइन में, वो पूरा क्रिएट करते हैं। प्रमोशन द फैट स्टोरेज, देन शॉर्ट चेन फैटी एसिड। शॉर्ट चेन फैटी एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। शॉर्ट चेन फैटी एसिड अच्छे से प्रोड्यूस होता है, तभी जाके हमको एनर्जी मिलती है। आजकल मैंने जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बहुत लोग खाना खाने के बाद भी दे फील लेथार्जिक,
खाना खाया मत खाए कुछ भी कर लो, सब परफेक्ट खा रहे, लेकिन चेहरे पे हमेशा से 12 बजे होते हैं, थके हुए होते हैं, ऐसे कि यार मन नहीं लग रहा है। हम बोलते हैं ना, यू आर लुकिंग वेरी डल। मैक्सिमम पीपल आर लुकिंग डल नाउअडेज बिकॉज देयर माइक्रोबायोम इज डिस्टर्ब and their microbiome is not able to get short chain fatty acid. Short chain fatty acid कब बनता है? जब fermentation होता है फाइबर का। जब फाइबर का fermentation होता है तो short chain fatty acid प्रोड्यूस होता है, और ये short chain fatty acid जब प्रोड्यूस होता है, it helps for your brain health, it elevate your mood, okay, it elevate your emotions, okay. So are we eating that much of fiber? Are we maintaining our microbiome? So definitely if you are not maintaining that, so definitely we'll feel dull. Maximum time people, if you see, thaka hara lagta hai, right? So why? Because of lack of short chain fatty acid. And why short chain fatty acid are less? Because less fiber, less microbes, no balance in microbiome. So definitely your brain will not get elevate or not get freshness. Okay, so what are the sign of unhealthy gut? आप इतना एक्सप्लेन करने के बाद आई डोंट थिंक सो कि आई नीड टू एक्सप्लेन। सी, लैक ऑफ एनर्जी, डाइजेस्टिव इश्यूज, या तो कॉन्स्टिपेशन होगा या तो कुछ भी खाया तो क्लियर करने जाना होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई यूज्ड टू हैव कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग माय चाइल्डहुड, पाइल्स एंड फिशेस सब होता था, बट व्हेन आई वाज इन हॉस्टल का खाना एंड आई वाज इन कर्नाटका एंड मेरा जो ये था यूनिवर्सिटी था, इट वाज ऑन हाईवे, so there was no, सिर्फ चारों टाइम चावल ही मिलता था, and my body is not used to with that rice and all oily food and all, so I used to eat in, जब भी मैं खाने जाती थी, जब वहाँ कैंटीन में खाती थी और immediately रूम पे आके I used to go to washroom, और ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह, अच्छे से खुल के पूरा पेट साफ हो जाता था, because my body was not used to। यहाँ से खाती थी, even my roommate used to say what you are doing, आप यहाँ पे खा के आती है, कैंटीन में खाती है और हॉस्टल में आके निकाल देती है, why you eat। so, वो टाइम पे इतनी समझ नहीं थी, इतना पता नहीं था, लेकिन now I understand कि yeah, my microbiome was not good, that's why whatever I was eating from the canteen, I was removing it immediately within half an hour। mood issues, vitamin and mood issues मैंने बताया क्यों हो रहा है, because of short chain fatty acid, less production of short chain fatty acid leading to mood issues। inflammation, definitely हमने हमारे शरीर में पूरी आग लगा दी है, right? अभी आप सोचिए, घर में छोटी बहुत आग लगा दी है तो हम थोड़ा बहुत पानी डाल के ठीक कर देते हैं, चलो आग लग गई, पानी डाल दिया, ठीक हो गया, लेकिन पूरी बिल्डिंग जलती है तो फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ता है ना, वो तो हम नहीं कर सकते ना। तो सोचिए हमने हमारे बॉडी में कितना इन्फ्लेमेशन। आप बोलोगे इन्फ्लेमेशन है क्या? इन्फ्लेमेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर जो आपका बॉडी में जॉइंट भी दुख रहा है, आपका अगर जो सर भी दुख रहा है, आपको अगर जो खांसी कुछ भी हो रहा है ना, तो दैट इज अ साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब इतना गंदी चीज है कि इट इज लीडिंग टू आर्थराइटिस। आर्थराइटिस मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। ओके, तो ये क्यों बढ़ गए? Because there is no balance in the nutrient, there is no balance in your microbiome. Then onset diabetes, every second person is having it। पता है अपने इंडिया को डायबिटिक कैपिटल बोला जाता है, डायबिटिक कैपिटल, बिकॉज सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट इंडिया में ही है। ओके, स्किन प्रॉब्लम, every third person is having skin problem। ओके, every third person is having hair fall problem। अगर आप थोड़ा सा अपने आजू बाजू नजर मारो, यू कैन सी मैक्सिमम, पहले हम छोटे थे तो हमको मोटे लोग नहीं मिलते थे, क्लास में एक हाथ लड़का मोटा होता था या लड़की मोटी तो बोलते रहे मोटी। आजकल पतले लोग नहीं मिलते और सभी मोटे। पतले कोई मिलेगा तो वाह वाह ये तो हेल्दी है, ये तो पतला है, राइट? मैक्सिमम तो मोटे, राइट? तो दीज आर द, इफ यू आर हैविंग एनी वन ऑफ दिस प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड यू आर हैविंग गट हेल्थ प्रॉब्लम। सो व्हाई इट इज हैपनिंग? अगेन आई एम टेलिंग यू, वी आर मूविंग, सिटीज में ये सब आ गया, ऑल सिटीज, केमिकल एंड देन फूड। वी आर, हमारा पूरा माइक्रोबायोम सिस्टम ही हमने बिगाड़ दिया, खुद होके बिगाड़ा है। सी अगेन मॉडर्नाइजेशन। ओके, इतना मॉडर्न बन गया है, हम लोग जी तो रहे बिकॉज मेडिकल साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है ना, बहुत एडवांसमेंट आ गया, देयर इज लॉट ऑफ एडवांसमेंट इन मेडिकल फील्ड, बट एट द सेम टाइम ऑफ व्हाट ना, हम लोग जी रहे, हम लोग है ना जिंदा है लेकिन जी नहीं रहे, है ना? हम लोग सिर्फ जिंदा है, हार्ट में प्रॉब्लम हो गया, दवाइयां ले लेके वो हार्ट को जिंदा रखा है, हम है ना जिंदा है, जी नहीं रहे हैं, हम जी कम रहे हैं, जिंदा ज्यादा लॉन्ग टाइम तक रह रहे हैं। सो ये एडवांसमेंट का ये भी है।
नेचर से वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द नेचर. सी ग्रीन जोन कहाँ था? देयर वेर मैक्सिमम ग्रीन जोन, एंड नाउ everything is converted into the red zone. Okay, so we have to take care of that. अब आप बोलोगे कि हम अकेले responsible, definitely you are alone is not responsible. We whole country has to understand this कि where we are moving, still we are living with 10 disease in a day. मतलब हमारे एक इंसान में 5 डिसीज है, लेकिन बाद में ऐसा हो जाएगा हमारे बच्चे जब तक बड़े होंगे पता नहीं वो डिसीज का रेट कितना बढ़ जाएगा. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. नेक्स्ट इज बैलेंस. हाउ टू बैलेंस. जैसे मैंने कहा ना कि गुड और बैड बैक्टीरिया में बैलेंस होना बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर इन दोनों में बैलेंस नहीं है ना तो फिर बिगड़ गया, शरीर बिगड़ गया आपका. सो नाउ हाउ टू बैलेंस इट गुड माइक्रोब्स एंड बैड बैक्टीरिया. तो 3 तरह के बैक्टीरिया होते हैं. एक तो प्रीबायोटिक होता है, एक प्रोबायोटिक होता है और एक होता है सिम्बायोटिक. अब प्रोबायोटिक जो होता है दैट मींस इट इज हैविंग ऑलरेडी दैट माइक्रोब्स व्हिच टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. ओके, जैसे कि कर्ड है, कोई भी फर्मेंटेड चीजें हैं, जैसे पिकल है. ओके, पिकल है. देन उसके बाद जो फर्मेंटेड हम लोग कांजी वांजी बनाते हैं जैसे गर्मियों के दिनों में, या फिर हम लोग अभी आई डोंट नो महाराष्ट्र में बनाते हैं हम लोग वेजिटेबल का ये बनाते हैं, राइट, इंस्टेंट पिकल बनाते हैं, वेजिटेबल का इंस्टेंट पिकल, या पानी में और फिर राई की दाल डाल के बनाते हैं, दैट गेट फर्मेंटेड एंड ऑल. सो ऑल दीज आर प्रोबायोटिक. किमची, स्वाकाटे, ये किमची स्वाकाटे ये सब है क्या? सिर्फ फैंसी नाम है. एक्चुअली देखा जाए तो इसको हम कांजी वड़े वगैरह बोलते हैं जो हमारी नानी दादी बनाती थी. लेकिन कैसा ना पीपल को ऑन नेम स्वाकाटे, किमची, दिस एंड दैट, टेम्पे, ये करने की जरूरत नहीं है. अपने इंडियन फूड बहुत अच्छे हैं, उसमें प्रोबायोटिक आपको भरपूर मिल जाएंगे. सिम्बायोटिक विच इज हैविंग, और प्रीबायोटिक वो होता है विच गिव्स द बेस टू द प्रोबायोटिक. वो क्या करता है? इट इज प्रीबायोटिक इज अ फूड फॉर प्रोबायोटिक. प्रोबायोटिक इटसेल्फ इज अ माइक्रोब्स. ओके, एंड प्रीबायोटिक आर द फूड फॉर द माइक्रोब्स. ओके, सो दैट आर मोस्टली फाइबर. जैसे मैंने आपको बोला शॉर्ट चेन फैटी एसिड, वो किससे बनता है? डाइजेशन ऑफ फाइबर, डाइजेशन एंड फर्मेंटेशन ऑफ फाइबर. देन सिम्बायोटिक इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक. Next, prebiotic, life beneficial bacteria. Symbiotic, it's a combination of both. Okay, and postbiotic is metabolic byproduct produced by the bacteria. अब ये तुमने प्रीबायोटिक भी ले लिया, प्रोबायोटिक भी ले लिया, सिम्बायोटिक भी आ गया, लेकिन पोस्टबायोटिक मतलब अब ये तुमने किस तरीके से किया, हाउ यू हैव ईटन ऑल दिस प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक, और उसका फाइनली मिक्सचर बनके क्या निकला है, दैट इज कॉल्ड पोस्टबायोटिक. हमने सब खाया मैडम, हमने प्रोबायोटिक भी भरपूर खाया, प्रीबायोटिक भी भरपूर खाया, पोस्ट सिम्बायोटिक भी भरपूर खाया, लेकिन अल्टीमेटली वो प्रोसेस, हाउ इट गॉट प्रोसेस्ड, how it got digested, how it get assimilated, that also matters. I'll give you simple example. Now you people be थोड़ा सा interactive. Okay, I don't want कि मैं सिर्फ भाषण दे रही हूँ, I want you to be interactive little bit. So I'll give you simple example. 2 people are there, both are having same height, body and everything. Okay, और दोनों को खाना भी सेम दिया, दोनों को बीमारी सेम, सब कुछ सेम है, और दोनों को सेम खाना दिया. I have provided same food and same calories food to both of them. Okay, but one is happy, one is sad. Now you tell me who will digest food very well? Who will digest food very well? Simple answer. Yeah, Jyotsna ma'am, you can unmute yourself. हाँ, जिसकी गट हेल्थ अच्छी है वो. No, gut health is not. I am asking you simple question. 2 person are there, though both are having same medical condition, height, body weight, सब कुछ same है. Okay? लेकिन दोनों को मैंने same खाना दिया, लेकिन एक खुश है, एक दुखी है, तो कौन सबसे अच्छे से डाइजेस्ट करेगा? हाँ, जो खुश है वही करेगा. सिंपल, जो खुश है वो करेगा. तो यहाँ पे तुम्हारा कैलोरी काउंट, तुम्हारा टाइप ऑफ फूड एंड स्पेशल फूड एंड फंक्शनल फूड एंड सुपर फूड कुछ काम नहीं करता. इफ योर इमोशंस आर द टॉस, नथिंग वर्क ऑन यू. सो सेम विथ योर प्रीबायोटिक. मैडम ने बोला किमची खाओ, मैडम ने बोला ये खाओ, हम ये खाएंगे, प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक सब खाएंगे, लेकिन हाउ इज योर साइको इमोशनल हेल्थ, how in which atmosphere you are living, how you are breathing, all these small things also matters. So it's not only food, it's a holistic approach towards your health. Okay, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, they go on weight loss program,
2 महीने में 20 किलो वजन कम किया, तीसरे महीने में 2 किलो, तीसरे महीने से वजन गेन करना भी शुरू कर दिया. Why people are not able to maintain their weight loss which they have lost already? Because they are not doing it scientifically and they are not doing it holistically. Bandage वाला काम है, right? What doctor is doing for diabetes? I'll give you simple example of diabetes. Diabetes में होता क्या है? इंसुलिन या तो insufficient secrete होता है या तो dysfunction secrete होता है. So our glucose is not utilized properly, so it is lying down in the, वो खून में घूमते, ब्लड में घूम रहा है ग्लूकोज, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने वाला कोई है ही नहीं, उसको जगह पे लगाने के लिए उसका लेबर नहीं है, इंसुलिन नहीं है, तो शुगर इज मूविंग फ्रीली इन द ब्लड. ओके, सो यही सिंपल लॉजिक. तो हमको क्या करना है? लेबर बढ़ानी है. अब लेबर बढ़ानी है तो लेबर प्रोड्यूस कौन कर रहा है? लेबर प्रोड्यूस कर रहा है पैंक्रियास. इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है पैंक्रियास, इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रहा है. तो हमको पैंक्रियास को ठीक करना है ना. लेकिन व्हाट डॉक्टर्स आर डूइंग, दे आर गोइंग, छोड़ना, मशीन खराब है तो क्या हुआ, बाहर से आउटसोर्स ला, बाहर से हम हायर करेंगे लेबर. कब तक हायर करोगे? कभी 25 मिलीग्राम, फिर 50, फिर 100, फिर 150, फिर वो कुछ काम नहीं किया तो इंसुलिन के इंजेक्शन, राइट? तो लेकिन जो मशीन खराब है उसको तो ठीक ही नहीं किया ना. तो हम लोग को बैंडेज वाला काम ही हो रहा है ना. तो सेम थिंग विथ वी आर डूइंग इन एनी दिस थिंग कि अच्छा वेट लॉस करना है ना, तो ये खा ले, वो खा ले. गूगल बाबा की जय. गूगल, व्हाट्सएप, बाजू वाली आंटी का ज्ञान, उसका ज्ञान, इसका ज्ञान, इसने ये खा के वजन कम किया. वी डू ऑल टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन आवर बॉडी. और वेट तो करना ही नहीं है, विल गो ऑन सप्लीमेंट्स, विल डू ये पाउडर खा, वो पाउडर खा, दिस सप्लीमेंट, दैट सप्लीमेंट, कैसे भी करके अभी वजन कम करना है. बिकॉज आई हैव टू गेट फिट इनटू दैट घाघरा. ओके, जो मेरा डिजाइनर घाघरा है उसमें फिट होना है, बस उसमें फिट हो जाओ, भले ही बाद में फूल जाऊं, लेकिन अभी तो फिट होना है मुझे. So ये जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, and the way you are doing, you don't respect your body, that means, and we play with our body, we play with our gut, and that is leading to a number of diseases. Okay, so same thing, prebiotic, probiotic खा तो रहे हो, लेकिन how it is utilizing in your body, that matters a lot. अब यूटिलाइज हो रहा है तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? सिर्फ खाना नहीं, योर साइको इमोशनल हेल्थ, योर ओवरऑल lifestyle, your breathing, your food habit, your lifestyle, your stress level, many things come in. Okay, so what are the prebiotic and probiotic? ये तो देखिए, आप बोलोगे तो हमको ही पता है, बिकॉज हाँ, गूगल से सबको सब कुछ पता चल गया है. सिंपल सी बात है, प्रीबायोटिक्स आर द थिंग्स मोस्टली शुगर एंड फाइबर रिच फूड. इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. फाइबर रिच फूड एंड शुगर मीन्स नॉट दैट व्हाइट वाला शुगर, नेचुरल शुगर आई एम टॉकिंग अबाउट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सुक्रोज, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रुक्टोज, है ना, लैक्टोज, गैलेक्टोज. आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स शुगर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्लूकोज. So these are the sugars which are responsible for your this thing. Prebiotic, they create the atmosphere for microbiomes. So microbiomes feed on this and they grow. ये उनका खाना है, समझ लो, ये माइक्रोब्स का खाना है. और ये प्रोबायोटिक अपने आप में माइक्रोब्स है ना. योगर्ट है, मीजो है, किमची है, ये बनने का एक स्मेल आता है ना, इनमें से स्मेल आता है, राइट? क्यों आता है? बिकॉज वो माइक्रोब्स डेवलप हो चुके हैं. Thank you. I'm done with my session. Hopes it is useful for all. Now we are open for question answer sessions. Yeah, if anybody has specific questions, you can go ahead and ask. Unmute yourself and ask. Any questions? I would be happy to answer your questions, please. I think there's one question on chat, madam. Yeah, Hi, just a minute. Yeah, go ahead, ma'am. Chandra here. Thank you, Shika ma'am, for the wonderful session. I have a question with regards to gut health lining. So, when my daughter was born, I started sneezing badly. Started right after she was born, like 2 to 3 months after she was born. She's 8 years old now. So every monsoon, my sneezing gets aggravated, and it goes on until the summer hits. So it's like almost 9 months I am sneezing continuously. So for the past 8 years, I've tried everything under the sun, from allopathy, Ayurveda to homeopathy. And I came to a realization that milk products is causing an allergy to me. I've never had this before,
birth, you know. So I don't know what triggered it. She was born through a C-section for various reasons, and I don't know if something was damaged during the C-section, or the gut lining was damaged, or what has been damaged there. But I have this sneezing allergy after she was born, and right now I've left all the milk products, and I can see major improvement in my health, at least with regards to sneezing. But I am trying to understand what triggered this, what caused this, and how this can be fixed. You know, irrespective of whatever I take, the milk products is not getting digested. And yes, I am on the obese side. I've tried to reduce my weight. I'm right now in 68, though I'm 5.6. I'm medium build right now, so I still need to reduce my weight. And I've seen whatever I do, I'm not able to, you know, reduce my weight. And yes, I have a lot of information on my face as well. So I just came across this session, and I really wanted to know, how do I heal my gut lining, or is there a way to it? And this is again only based on my understanding, because I don't want to go to any doctor as such, because I know they'll put me on different pills and things, and I don't want to do that. So just trying to understand how I can help myself get this issue resolved. Yeah. So see, your problem is like after delivery you got this, so there is something had happened with you in a delivery thing only, or already nothing start immediately. There is some reason, बहुत दिनों से जब कुछ चलता है ना बॉडी में, तब कहीं वो प्रॉब्लम बाहर आती है. डायबिटीज भी अचानक नहीं होता है, बहुत सालों से अपनी बॉडी एडजस्ट करती है. बॉडी बोलती है बॉस को एडजस्ट करो, बॉस को एडजस्ट करो, और एक टाइम ऐसा आता है बॉडी बोलती है आई एम गिविंग अप, बॉस इज नॉट लिसनिंग टू मी. ओके, सो सेम थिंग हैपन. कोई भी एलर्जी भी होती है ना, अचानक नहीं होती. तो दैट मीन्स समथिंग वाज गोइंग रॉन्ग विथ यू फ्रॉम मेनी डेज, बट यू वर नॉट अवेयर ऑफ इट. सो एक डिलीवरी के बाद उसका होना, दैट डजंट मीन कि आफ्टर डिलीवरी आपको है. दैट ट्रिगर पॉइंट हो गया. डिलीवरी एक रीजन हो गया. ओके, कि हाँ डिलीवरी के बाद हो गया है. तो अभी थायराइड, जैसे मुझे बोलते प्रेगनेंसी इंड्यूस थायराइड है, प्रेगनेंसी इंड्यूस थायराइड है तो सभी को होना चाहिए, लेकिन नहीं, प्रेगनेंसी में आया है बिकॉज प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है. लेकिन मेरा स्ट्रेस लेवल ऑलरेडी पहले से बढ़ा हुआ था कहीं ना कहीं. प्रेगनेंसी में डबल स्ट्रेस बढ़ गया तो थायराइड आ गया. तो प्रेगनेंसी तो हर लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो हर किसी को थायराइड होना चाहिए फिर. सो कहीं ना कहीं मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ा था, कहीं ना कहीं मेरा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड की बजी पड़ी थी. ओके, तो एक डिलीवरी है, उसके लिए एक ट्रिगरिंग पॉइंट हो गया कि भाई चल 90 पे थी ना, 100 पे मैं लेके जाता हूँ. तो वैसे ही आपको, सो फॉर दैट चित्रा मैम, आई थिंक वी नीड टू गो इन डिटेल फॉर योर हिस्ट्री, बिकॉज गट हेल्थ ये सब कुछ है ना, इसके लिए जैसे मैंने कहा ना, इट्स नॉट अ सिंगल थिंग, इट्स नॉट ओनली डाइट, इट इज all you have to see the psycho-emotional causes and your atmosphere, your lifestyle, your food habit, your emotions. You have to work on everything. Okay. So we are coming up with the program that Chinmay sir will disclose now. I want to get one. Do we have five minutes, sir? I want to. Yeah, definitely. वो टेस्ट करना है मुझे. So please everyone be ready with your pen and pencil or with one paper, please. I just forgot to tell everyone. I'm going to share something with you people. Just okay. Are you able to see my screen? Yeah, we can see. Okay. So I'm taking a quick quiz. So please everyone be ready with your pen, pencil or paper. So point scale will be there. So you give 0 marks to yourself when you are not having this problem. So never or almost never. 1 for occasionally but not severe. 2 points for occasionally but severe effect. मतलब short term के लिए होता है लेकिन बहुत उसका severe effect होता है. और 3 points frequently आपको होता है लेकिन severe नहीं होता है. 4 points frequently भी होता है और severe भी है. So I think everybody got this point scale correct. सबको समझा point scale? So I can move further. Digestive tract में if you have any problem जैसे nausea या vomiting, diarrhea and loose stools,
You take this point, 1 साल का रिकॉर्ड आपका, हाँ, रिमेम्बर 1 साल का आप रिकॉर्डिंग यहाँ पे रख रहे हो. So if you are done with the digestive and ear wala thing, then just let me know and do it fast, within second, fast you do, don't take much time. And keep your score with yourself. No need to disclose, not a problem. Shall I move further? Now, if you are done with digestive and ears, I'll go for heart and head. Heart, head, joint and emotions. Yeah, I think you can go further. Okay, I think I should move further. Now, lungs and energy activity, mind and eyes. This is the last. Yeah, I think you can just read and just total the score for yourself. Pardon? नहीं, मैं ऑडियंस को बता रहा हूँ. Okay. You can just total each heads, like lungs को क्या स्कोर है, एनर्जी का क्या स्कोर है. Shall I move further? Yeah, I think so. Guys, please respond. If Mouth, throat, you want to skin, wait or nose. look at some other questions, please let us know. Mouth, throat, skin, weight and nose. Fast. Okay. Everybody done? Yep, I am done. I hope everybody is done. So last, others, frequent illness, frequent or urgent urination, genital itching and discharge. Okay, ठीक है. This you see, and if you score and calculate your score, if it is score is less than 10, it is optimal, mild, moderate and severe. So see, if you are having score, you can keep yourself in this different criteria where you belongs to. So if you want to share your score, you can let us know so we can help you out in upcoming our sessions, upcoming program of gut health. We are coming up with a 15 days gut health program. Of course, your body need more time. 15 days is not enough, but at least you can start taking care of your gut in 15 days. I would not say कि 15 days में आपका ठीक हो जाएगा सब कुछ. No. 15 days में you will start taking care of your gut. You will start, at least बोलते ना, शुरुआत करना शुरू होगी. Then you can again, एक बार experience tester है. 15 days is a tester for your gut health. So you can start off. If anybody is saying कि नहीं हमारा 15 days है, तो it's not possible. 15 days में किसी का gut reset नहीं होता. 15 days का we are just giving you a tester.
Yeah, maybe I'll just quickly share the screen and let Yeah. people know. I'll just stop sharing this. Yeah. Yes. So while you contemplate and reflect on the score, I'll just quickly share what program we are coming up with. So it's a gut reset program where Shika ma'am will guide you and handle you for the next 2 weeks, right? So we have 3 sessions in those weeks. So one is a detailed history taking and intro session where she will talk to you, and so it's a one-on-one session for people who might be interested. The second session will be a review session where a reflection on whether you have made any progress on the initial plan and what next intermediate steps that could be taken or any tweaking required to the plan. And then the third session, final session, with a review and action plan for you to go ahead with. So it's a short and quick 2 weeks, because otherwise we felt that it becomes too lengthy. And what you get is a diet plan and a personal recipe book with detox recipes, as in some ideas you got today. So yeah, this is going to be for $19.99, and $9.99 is an early bird kind of a pay we are decided if you do it today by 2 p.m. So thank you for today. And before we actually end the session, let me quickly recap what we discussed today. And ma'am, you can correct me if I am missing out certain points. Let me just do a recap of what all we discussed today and learnings, okay? So I think we started with a quick understanding of the entire digestive process from esophagus to the anus, and we have liver, pancreas, esophagus, stomach, gallbladder, everything included as part of the digestive system, and how you chew is very important. That is one. Second important part, I think it was derived from a question in between, was I think what ma'am has suggested, to do a liver and a kidney test at least once in a year to ensure that your liver and kidney health is good and is at optimal level. Because otherwise, it's a mother organ and you would not know unless the situation is really bad. So it is advisable to do a precautionary test once a year. You can consult your doctors for the same. Third point I would discuss is focus on natural foods. I think in the urban setting, we have there's a lot of focus on eating out and processed food in general. But I think a conscious choice we need to make is, what do we eat? So focus on natural foods. Third point was focus on the staple diet that you are used to from your childhood. Every region has a focused staple diet. Focus on that because your body is normally tuned and it has the microbiome universe that is required to derive the maximum from that diet. Next point was increase the diversity of food that you take, because that will help with microbiome diversity. What you increase in the diversity of food you take. So don't restrict your. So what it means is that increase your diet range from different kinds of vegetables, green and leafies, different kinds of fruits, different kinds of pulses, dal, chawal. In Marathi we have this what we call as usar. Yeah. Usar is like different kinds of things. Include millets. Millets is a very good source of fiber. I personally have been started using milleting. When I was in Bangalore, we used to get a huge variety of millets. I still need to figure out what you get in Pune. But different kinds of millets are very good. Millets are wonderful food. Okay. That was points. And finally, we looked at some key factors which are affecting your microbiome. You saw that stress, working women have new challenges, I think birthing process and our age. So there are different factors, and the drugs that we use. Yeah, one just a small point highlighted. Any drug that we use, any drug, like it's a chemical drug, like paracetamol, whatever, all kinds of drugs, antibiotics. All of these drugs affect your stomach lining. They affect the microbiome. They will kill bacteria. They will kill good, bad, every bacteria. So if you and they will increase acidity, right, in your system. You would note that all doctors prescribe an antacid when they give drugs typically, and many of them, there are pills for lactobacillus. You would know that you might have. So artificial pills, I mean, because basically it's a powder which you take to initiate the development of your microbiome. But you can do all that, but all drugs have a limited life and they come with a side effect of damaging your stomach lining. Prolonged use of drugs is not advisable, but sometimes it is unavoidable. But you have to back it up with all these holistic processes with diet, nutrition, mental health. All these are very important, and that's the next point.
having a holistic view of your health, including mental wellness, psychological, emotional wellness, physical wellness, is very important, because your body is very fine tuned. No, we have so many hormones. It works. It is not a one-dimensional body. Is not a one-dimensional object. Everything works in unison. Understand and respect that. And finally, we looked at different kinds of foods like prebiotics and probiotics. Examples of some prebiotics foods were apple, banana, tomatoes, and so on. And I think examples of probiotics, I think dahi, if you're not eating dahi, I think you should have. Simple thing that you can do is eat dahi every day, right? Because dahi is a lactobacillus. I think it will at least have some good effect on your stomach. And finally, we looked at a self kind of a questionnaire to just for you to reflect on the kind of issues you're having, and their root causes might lie in your dietary habits. So one final request for all of you is to really reflect on this when you have more time. Reflect on your health, okay? Make health a priority for yourself. I think the key is, how do you prioritize? We always prioritize our health really low. We have office work, I have a telephone call, I have online meetings from morning 8 o'clock to night 11 o'clock. I think it's all about priority. You need to define for yourselves when you need to no to something and when you need to say yes for your health. So think about it. And if you're interested, you can join our program. I will leave my number on the chat window. You can also request it on WhatsApp. My WhatsApp number is 48094 and my email is support@anvay.co. If you guys need any help, or anyone in your friends and family, we are happy to help. So that's all. I think, thank you, Shikha ma'am. You have a very unique style of explaining and very candid and fun style of explaining things. बहुत मजा आया. I think बहुत simply, I think I learned a lot of good things today. So thank you very much. And if you still I think guys Namisha have any ma'am has some question. Namisha ma'am, you can connect Question hai kya? personally. Okay, because her question is very. I need to explain her. Okay, Acha, Namisha acha. ma'am, you can take the appointment. अच्छा, before me and अच्छा, okay. I think very specific है क्या question? Yeah, 5.5 years old daughter has linear leg. कुछ if you have any tips, you can just let us know before we end. If there's anything you can See, suggest. she's just very small girl, right? She's just 5.5 years old. So linear leaching planus means her gut lining is not healthy. So we have to work on her gut lining. And see, she's so small, so it's very difficult to know her emotions too. Okay, Right. she won't be able to explain her emotions and her feelings so easily as adult we do. So it needs specific. I need specific, counseling for that, because Okay. what she thoughts and everything. Because your thought affects your acid secretion too, right? So already she is having the linear problem of this gut lining. So we have to take care of that too first. Okay. I think there's one more question from Mr. K. Shrikant. I'm not sure if he's still around. Okay. I'll just read it out. He says that, why am I getting gastroesophageal reflux? I take simple non-spicy veg food every 3 to 4 hours, do walking exercises, have moderate weight. Laryngoscopy is normal, but doctors diagnose it as GERD. How to reduce or prevent it? Yeah, again, your gut is not good. Your gut is not good. Your microbiome is disturbed. So we have to reset your gut by proper combination of pre and probiotics. And again, your overall lifestyle we have to look after. How is your lifestyle? How is just keeping? That's why मैंने अभी बार-बार यही चीज बोली कि हमने ये खा लिया, हमने वो खा लिया, हमारी तबीयत ठीक हो गई या खराब हो गई. Only food doesn't matter. I'll give you one simple more example. जैसे कि avocado है. Avocado is rich in fat, rich in calories. Okay. अगर एक ओरियो बिस्किट ले लो, एक ओरियो बिस्किट में जितना कैलोरी है ना, उससे 4 गुना ज्यादा कैलोरी एक एवोकाडो में है. लेकिन द क्वालिटी, जितना इन्फ्लेमेशन एक ओरियो बिस्किट में उतना एवोकाडो में नहीं. Quality, that's why. So whatever you are eating, non spicy हो, whatever, लेकिन आपका gut health बहुत पहले से बिगड़ा है, तभी जाके gastro esophageal reflux हो रहा है. That means it is not balanced. We have to work from the root, and it will take time. It will take definitely 2 months to 3 months. So you have to give time, and you have to work on all parameters. Ma'am, एक मेरा final question है. Personal, I am trying to avoid white sugar for some time. So what is your view on, because I have realized कि हमारा white sugar intake बहुत बढ़ गया है, और फिर so much मिठाई और क्या क्या सब हो रहा है, and everywhere we are using white sugar.
घर पे भी, so I mean, what is your view on that and how, will it help? सी व्हाइट शुगर बंद करना, सी मैं तो दिन में 1 टीस्पून खा सकते हो, ओके। पहले हम लोग क्या करते थे, व्हाइट शुगर हम लोग तो पहले तो ब्राउन शुगर एंड ये शुगर वो शुगर का, कौन शुगर का ये कोई सिस्टम नहीं था, राइट। हम तो मीठा खाते थे, भरपूर मीठा खाते थे, लड्डू पेड़े सब कुछ खाते थे और सब में व्हाइट शुगर ही होता था, राइट। और वो व्हाइट शुगर और ये व्हाइट शुगर सेम ही है, राइट। लेकिन वो टाइम पे हमको बीमारियां क्यों नहीं हुई, अभी क्यों हो रही? बिकॉज वी आर नॉट दैट मच एक्टिव। पहले के लोग खाते थे लेकिन उतना मेहनत भी करते थे, ओके। उनका उतना क्लाइमेट भी अच्छा था, वो खुश भी रहते थे, सब कुछ होता था। लेकिन अभी वो सब कट हो गया। लेकिन हमारा वो शुगर इनटेक, अभी हम लोग थोड़ा भी शुगर लेते तो बढ़ जाता है। लेकिन आई वुड से कि बंद मत करो, दिन में 1 टीस्पून ऑफ व्हाइट शुगर यू कैन हैव, 1 टीस्पून ऑफ शुगर, बिकॉज अभी वो पहले की सिचुएशन नहीं रही ना। Correct. तो 1 टीस्पून शुगर you can have, not more than that. No, But people leaving the sugar are and replacing going on with नहीं, sugar की जगह people are saying कि गुड़ ठीक है and jaggery. कैलोरी सेम मिलता है। So jaggery, फर्क कितना does it matter too much if we replace sugar with jaggery? सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, सिर्फ शुगर ऐसा होता है उसमें सल्फर ट्रीटमेंट होता है, इसलिए वो सफेद होता है, केमिकल होता है उसमें, और कुछ नहीं। और जो ब्राउन शुगर क्या होता है, सिर्फ सल्फर ट्रीटमेंट नहीं दिया होता है, उसमें मोलेसेस होते हैं, लेकिन कैलोरीज सेम मिलता है। इफ यू आर लुकिंग फॉर द कैलोरीज, तो कैलोरीज गुड़ खाओ, हनी खाओ, सब। लेकिन हाँ, गुड़ में एक है कि आपको मिनरल्स मिल जाएंगे, आयरन वगैरह मिनरल्स मिल जाएंगे। सो डोंट सी द प्रोस्पेक्टिव ऑफ कैलोरी काउंट, सी द प्रोस्पेक्टिव ऑफ मिनरल काउंट। तो गुड़ और शक्कर में कैलोरीज सेम मिलेंगे, लेकिन मिनरल्स आपको गुड़ में मिलेंगे। तो बेटर टू स्विच ऑन। एंड गुड़ आल्सो दैट गोरा चिट्टा वाला गुड़ नहीं, दैट जितना काला है उतना बेटर, डार्क वाला, हाँ, right. Okay, got it. I think good. Thank you, ma'am, for this good session. Or I think, I hope that we'll be able to continue more such sessions. Or anybody have any questions, feel free to write. Do share your feedback also, so that we can plan and continue to improve and make relevant sessions for all of you. Yes. So thank you so much. And thank you, sir. Thank you everyone for your precious time on weekend. And happy weekend to everyone. Thank you all. Bye bye. Bye.